मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही लालता के परिवार को गिरीश चंद्र यादव का समर्थन था, मंत्री का समर्थन था। पूरी तरह से मंत्री का समर्थन था। और मंत्री का ही समर्थन, उस समर्थन ही नहीं था, पूरा वर्चस्व था, पूरा अम्ब्रेला था उसके ऊपर। और तहसीलदार के यहाँ से जो कल 6.5 पन्ने का ये जो आदेश आया है, ये आदेश एक ऐतिहासिक आदेश है। अमूमन धारा 67 का जो मुकदमा होता है उसमें 1 पन्ने का मुश्किल से आदेश होता है। ये कितने पन्नों का टोटल? 1 पन्ने, ये है 7 पन्ने का। 7 पन्ने का आदेश है। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना, 6 पन्ना और 7 पन्ने का आदेश है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जौनपुर में अनुराग हत्याकांड पिछले साल चर्चित हुआ। चर्चित इसलिए भी हुआ कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जो जौनपुर का नहीं, प्रदेश का नहीं, बल्कि देश का नाम रोशन करता, उसको इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया कि जिसको देखने के बाद सबका दिल दहल गया। जिसने भी वो वीडियो देखा, जो वृतांत देखा, सबके जहन में क्रोध भर गया था उन हैवानों के प्रति कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस घर के लिए और जिस जमीन के लिए वो लड़ रहे थे उस पर बुलडोजर चले, जो कब्जा उनके द्वारा किया जा रहा था, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिलहाल पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारियां तो की, लेकिन बुलडोजर कब चलेगा ये सवाल निरंतर बना रहा। अब जहन में सवाल गूंजता रहा कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी, बुलडोजर कब चलेगा। साल भर तक मसला चलता रहा, तारीख पर तारीख लगती रही। आप जानते हैं कि एक कहावत भी है, कचहरी का काटा कचहरी को भागे, कचहरी में सोए कचहरी में जागे। तो निरंतर वो चीज़ें चलती रही, लेकिन सत्यवीर जी अधिवक्ता रहे और लगातार वो संघर्ष करते रहे। आज हमारे साथ है, इस संघर्ष की पूरी कहानी को भी जाने, क्योंकि अब बुलडोजर चलने वाला है। अब ये आदेश हो गया है तहसीलदार कोर्ट की तरफ से कि ये थी वो जो जमीन थी उसको बेदखली का आदेश दे दिया गया है। हमारे साथ वकील साहब बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना संघर्ष रहा जो आपने देखा, पिछले 1 सालों का संघर्ष, और तारीख पर तारीख, हर तारीख एक उम्मीद के साथ आती थी। हाँ, निश्चित रूप से ये मामला 1 साल से न्यायालय में लंबित था। और मुझे कुछ जर्नलिस्ट लोगों ने बताया, मुझे उनके परिवार से मिलवाया और कहा कि इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि मैं एक कांग्रेस पार्टी का नेता भी हूँ, तो मैं एक नेता की हैसियत से तो मैं उस परिवार से मिलने गया था जब ये दुर्दांत हत्या हुआ था अनुराग का। तो हम सब लोग गए थे, मिले थे वहाँ पे। तो मैं एक नेता की हैसियत से गया था मिलने। लेकिन बाद में जब ये मामला न्यायालय में चला और लंबित हो रहा था लगातार, ये मैं सोशल मीडिया पे और जगह पे मैं देख रहा था, तो मुझे दुख हो रहा था कि इसको फैसला क्यों नहीं इसमें हो रहा है। तो मुझे कुछ जर्नलिस्ट लोगों ने हमसे बात की और मुझे अनुराग के पिता से मिलवाया कि इनको आवश्यकता है। तो उनके पिताजी ने मुझसे कहा कि सत्यवीर जी आप इसको देखिए। तो मैंने उनको वादा किया कि मैं इस मुकदमे को मैं देखूंगा। फिर मैं फाइल वाइल देखा, फिर मुझे उसमें 2-3 कुछ कमियां थी, मैंने उसको पूरा करने के लिए फिर उनके परिवार के लोगों से बात की। फिर मैं जो गांव की प्रधान हैं वंदना सिंह जी, उनके द्वारा मैंने फिर एक, चूंकि क्या था कि बार बार उसमें रिपोर्ट्स आती थी, ग्राउंड रिपोर्ट आरआई के द्वारा, कि ये नंबर मिलजुमला नंबर है। तो मिलजुमला नंबर होने की वजह से तहसीलदार को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें बंजर खाते की भूमि कहाँ पर है। तो उसमें कानूनी ना दांव था, पेच था। जो उसके अधिवक्ता, लालता के अधिवक्ता थे, जो लालता जिसने अनुराग की हत्या की थी, उसके अधिवक्ता ने पूरी तरह से उसको फंसा रखा था, मकर जाल बना रखा था। तो मैंने सबसे पहले उसमें 30(2) का मुकदमा अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व के न्यायालय में दाखिल करवाया। अब उसके बाद उसमें रिपोर्ट्स गई, लेखपाल की रिपोर्ट आई, लेखपाल की रिपोर्ट के बाद फिर वो सीओ कोर्ट में गई, फिर एसओसी कोर्ट में गई, फिर वो ट्रेसर के यहाँ गई। ट्रेसर के यहाँ से वापस से उसका नक्शे का नाप हुआ, फिर वो रिपोर्ट लग के वापस सबके यहाँ से गुजरते हुए सीआरओ साहब के यहाँ आई, मतलब भू राजस्व के यहाँ आई। तो उसके बाद उसमें आदेश आता है और उसमें बटा फाट पड़ता है, क ख ग, वो 932 नंबर का जो लड़ाई था इन लोगों का। तो उसमें क ख ग पड़ा और उसमें फिर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि क जो है वो बंजर खाते की भूमि है। फिर उसकी नकल हम लोगों ने तहसीलदार कोर्ट में लगाई। तहसीलदार साहब ने फिर उसकी आख्या वापस से मांगी। वापस से आख्या मांगी तो लेखपाल की जो आरआई की जो रिपोर्ट आई कि 932 क, 932 ख और 932 ग ये अलग हो चुके हैं, और 932 का जो है उसमें एक वो बंजर खाते की भूमि है, उसमें एक 2 मंजिला मकान अवैध अतिक्रमण है और जो लालता यादव के नाम से है। उसके बाद उस पर फिर उनके अधिवक्ता ने आपत्ति लगाई। आपत्ति लगाने के लिए कहा तो वो 1-2 तारीख और भागना चाहें। हाँ, अच्छी बात यह है कि जब से मैं आया तब से थोड़ा मामला जल्दी हुआ, वरना 1 साल, मैं पिछले 4 महीने या 5 महीने से आया मैं। अच्छा। तो मैं आया 1 महीने तो मैंने खुद लिया,
ये मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मामला न्यायालय में चलता रहा, उसमें तारीख पड़ती रही तो लोग परेशान थे, कहते तारीख क्यों पड़ रही है। लेकिन उसके पीछे एक मैंने जो अपर जिलाधिकारी भूम राजस्व के न्यायालय में जो मैंने मुकदमा कर रखा था, उसमें रिपोर्ट्स लगने में तो लेट हो रहा था। तो ये बात किसी को नहीं पता थी कि उसमें मैंने मुकदमा किया हुआ है, उसकी रिपोर्ट आ रही है, लेखपाल के यहाँ गई है, कानून के यहाँ गई है। लोग ये परेशान थे और आप लोग के दर्शक भी परेशान थे कि इसमें हो क्या रहा है, तारीख पे तारीख क्यों पड़ रही है। इसमें बेचारे हमारे तहसीलदार साहब को भी गालियां पड़ रही थी कि तहसीलदार साहब बिक गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए। बहरहाल इन सब के बीच वो जब रिपोर्ट लग के आ गई तो उनकी अधिवक्ता भागना चाहे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं तहसीलदार साहब को, उन्होंने डे बाय डे मुकदमा को सुना, उन्होंने फास्ट ट्रैक की तरह सुना मुकदमा को, उन्होंने एक दिन का गैप देके मतलब वरीयता देते पहले नंबर पे लगाते रहे। वो तो शुरू से ही ये मुकदमा पहले नंबर पे लगता रहा। हमारे अधिवक्ता साथी जितने लेते तो सब लोगों ने जब वो जिस दिन तारीख होती थी कहते थे कि पहले अनुराग यादव वाला कबरुद्दीनपुर वाला मुकदमा सुन लीजिए साहब, उसके बाद हम लोग का सुनिए। अच्छा, मतलब अब जितने अधिवक्ता थे वो भी मदद कर रहे थे, सारे अधिवक्ता, एक अधिवक्ता को छोड़ के, जो लालता के उनके पक्ष का था। तो लेकिन अब उनकी भी क्या है, उनको भी लड़ना है, तो वो भी अपने दांव पे, चूंकि क्या है अधिवक्ता को अपने आप को सिद्ध करना था तो वो भी अपना कर रहे थे, उसमें मैं उनका कोई दोष नहीं दूंगा। वो प्रोफेशन है, जिसके आप वकील होंगे उसी की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो इन सब के बाद जो है चलता गया और फिर 16 तारीख को आखिरी डेट पड़ी, 16 तारीख को बहस हुई और बहस के बाद जो कल निर्णय आया बहुत ऐतिहासिक निर्णय आया। वो निर्णय ऐसा निर्णय आया, मैं कई बार गया था तो क्योंकि एक साल का लंबा वक्त, पिछली दिवाली तो उनकी पूरी बर्बाद हो गई, इस बार भी मतलब मुझे लगता है इस खबर से थोड़ी राहत उस परिवार को ज़रूर मिली होगी। बार बार तारीख और उन जो प्रशासन की तरफ से एक भरोसा था वो पिता ज़रूर जाहिर कर रहे थे, लेकिन अंदर से जो बहन थी और जो उनकी माता थी वो लग रहा था कि अब कानून बचा नहीं है, प्रशासन बचा नहीं है। वो भरोसा कहीं ना कहीं कायम हुआ होगा। बातचीत हुई परिवार से आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता था, वीडियो देखता था, मैं बात करता था तो वो कहती थी कि लगता नहीं है। तो थोड़ा मुझे कष्ट होता था कि मैं उसको सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। 3-4 महीने मैं भी ऐसा नहीं था कि जिस दिन डेट होती थी उस दिन मैं अमूमन, मेरे फादर कलेक्ट्रेट बार के 2 बार के अध्यक्ष रहे, श्री विजय प्रताप सिंह जी। हमने भाई बचपन से ही, मैं जब से होश संभाला है तब से मैं यही न्यायालय, यही मुकदमा, यही तारीख, मैं इसको देखता आया हूँ। तो मुझे लगता था कि शायद इसको मैंने ज़्यादा अपने दिल पे ले लिया था, और मैंने नहीं लिया था, इसको हमारे सारे अधिवक्ता साथियों ने ले लिया था। और जो आप लोगों के दर्शक हैं जो उस पर कमेंट करते थे वो थोड़ा और ताकत देता था कि नहीं हो सकता है कुछ इसमें हो जाए। लेकिन ये 2 महीने के जो अंतराल जो जिसमें हमने थोड़ा सा तारीख मैंने ढिलाई ली, वो इसलिए ली कि थोड़ा 32 का जो मुकदमा किया था उसका रिजल्ट आ जाए, वो आदेश हमारे पक्ष में। हम 2 मुकदमा जीते। पहला मुकदमा तो हम अपर जिलाधिकारी भू राजस्व न्यायालय में जीते, लेकिन उसको मैंने किसी को बताया नहीं। उसको मैंने फिर उसको रखा रहा, फिर मैं उसको ले जाके तहसीलदार के यहाँ पेश किया, और तहसीलदार के यहाँ से जो कल 6.5 पन्ने का ये जो आदेश आया है, ये आदेश एक ऐतिहासिक आदेश है। अमूमन धारा 67 का जो मुकदमा होता है उसमें 1 पन्ने का मुश्किल से आदेश होता है। इसी 1 पन्ने में एक पन्ने, ये है 7 पन्ने का, 7 पन्ने का आदेश है। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना, 6 पन्ना और 7 पन्ने का आदेश है। ये 7 पन्ने का आदेश इस बात का नजीर है कि ये हाई कोर्ट में भी जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, इनको वहां से राहत नहीं मिलेगी, वो मकान गिरेगा। लेकिन ये चर्चा चल रही है कि अभी प्रशासन बहुत लेट कर रहा है, प्रशासन को अब तक बुलडोजर भेज देना चाहिए, पीला पंजा चल जाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये वक्त मिलेगा, सामने वाला भी तो हाथ पैर मारेगा ही, कोशिश तो करेगा ही कि हम अपर में जाएं और अपील करें। निश्चित रूप से वो अपर न्यायालय में अपील करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये बात कहता रहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कुछ साथी कहते हैं कि आप राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं। तो मैं असल में मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव भी हूँ। तो मेरे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सत्यवीर सिंह जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहा है। ये जो 1 साल लगा है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी के रूप में बता रहा हूँ कि जो लालता है वो गिरीश चंद्र यादव यहाँ पे मंत्री हैं, उनके साथ रहते हैं। तो जो 1 साल की प्रक्रिया हुई है ना, ये निश्चित रूप से न्यायालय के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, पूरी तरह से न्यायालय के ऊपर हस्तक्षेप था और न्यायालय को दबाव में लेके कि कोई ऐसा फैसला ना आ जाए, ये मंत्री के द्वारा किया गया था। मतलब ये सीधा आरोप लगा रहे हैं आप, लेकिन गिरीश चंद्र यादव तो वहाँ पहुंचे थे,
उन्होंने तो परिवार को मदद दिलाई, गिरीश चंद्र यादव जी ने क्या मदद और दिलाई? वो भी तो यादव थे, अनुराग यादव भी यादव था, उनका परिवार भी यादव था। टॉयलेट तो नहीं बन पाया बेचारे का, अपने पैसे से टॉयलेट बनाया। हम्म। जहाँ पे हत्या हुई रास्ता जाने का नहीं है घर पे, सोलिंग खड़ंजा तक तो नहीं लग पाया। आज भी उस छूते हुए मकान में वो रहते हैं परिवार। आज भी वो सीमेंटेड जो क्या बोलते हैं टीन सेट, उसी में वो परिवार रहता है। आज भी वो परिवार गाय भैंस को खाना खिला के उसका दूध निकाल के बेच के अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। एक मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही- लालता के परिवार को गिरीश चंद्र यादव का समर्थन था, मंत्री का समर्थन था। पूरी तरह से मंत्री का समर्थन था, और मंत्री का ही समर्थन, उस समर्थन ही नहीं था, पूरा वर्चस्व था, पूरा अम्ब्रेला था उसके ऊपर। उसके ऊपर इस तरह का। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं तहसीलदार साहब को कि जिस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया है, ये फैसला नजीर है। और नौजवान तहसीलदार, ये हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है कि नौजवानों को कभी भी झुकना नहीं चाहिए। गांधी जी भी ने कहा था, गांधी ने कहा था कि डरना नहीं है। जब गांधी गए थे चंपारण, जब आए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस, तो अपने गुरु के पास गए थे, तो गुरु से पूछा कि हम कहाँ जाएं, गोखले जी के पास। तो उन्होंने कहा कि जाओ, लोगों के बीच में जाओ, उनकी आवाज़ सुनो। तो गांधी जी निकले, बहुत लंबी कहानी है। फिर वो चंपारण गए तो फिर वहाँ पे उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ पे नील की खेती हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, तो वो लड़ाई लड़े वहाँ पे। और उसके बाद हिंदुस्तान का सबसे जो बड़ा आंदोलन और सबसे पहला आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था। और वहीं से उन्होंने कहा था कि डरो मत, वो संदेश दिया था लोगों को। उस संदेश के साथ हमारे नेता राहुल गांधी का भी वही संदेश है कि डरो मत, और उसी संदेश के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। न्यायालय के में जब मुकदमा चलता था तो लालता अपराधी है, और उसके साथ कम से कम 15-20 लोग आते थे वहाँ पे। अच्छा, मैं निडर होके लड़ता था वहाँ पे। अच्छा, एक सवाल और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल सबके जहन में था कि प्रधान की भूमिका इस पूरे मसले पर क्या थी। क्या प्रधान वाकई में खुद को हाईलाइट करना चाह रहे थे, या प्रधान की भूमिका उधर ज़्यादा थी, दिखने वाली इधर थी, यानी हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और, ऐसा था क्या? नहीं, प्रधान देखो, ये जो मैं आपको आदेश दिखा रहा हूँ, ये प्रधान की तरफ से ही दाखिल हुआ था। ये जो वहाँ भी दाखिल हुआ था अपर जिलाधिकारी के यहाँ, सीआरओ साहब के यहाँ, वो प्रधान की तरफ से दाखिल हुआ था। प्रधान हर मोर्चे पे वहाँ खड़े रहते थे। अब अंदर क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन सामने प्रधान पति वीरेंद्र यादव वो खड़ा रहता था। तो यही ताकत थी कि कम से कम गांव के प्रधान जो है उस बच्चे को ताकत देने के लिए, उस बच्चे के मुकदमे को पैरवी करने के लिए वहां पर खड़े रहते थे। इतना बड़ा मामला हुआ, वृहद, मुझे लगता है कि जौनपुर नहीं, आसपास के जिलों के लोग और पूरे प्रदेश में ये मामला हाईलाइटेड रहा। उसके बावजूद भी 1 साल लग जाना। मैंने सवाल कहाँ उठाया? सत्ता पे उठाया, गिरीश चंद्र यादव पे। मैं बिल्कुल सवाल इसका पूरा ठीक रहा कि 1 साल का जो लंबा वक्त इस केस में हुआ, उसके जिम्मेदार गिरीश चंद्र यादव। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करने का पूरा प्रयास पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। ये एक नेता बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, मैं अधिवक्ता बोल रहा हूं। और आपको ज्ञात होगा, मैं अधिवक्ता के हैसियत से बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर और कहते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है, कि उस पे अतिक्रमण करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज आके कह रहे हैं, तो नीचे के मैं कैसे बात उसको मान लूं? अब आप समझ लो कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे, ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे वो न्यायालय हो, सब पे कब्जा करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये तो छोटी अदालत है, और मंत्री जो है राज्य के मंत्री हैं, उन्होंने पूरी तरह, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप बताइए कि उस मंत्री के द्वारा क्या अनुराग यादव के परिवार के लिए क्या सहायता की गई? क्या उसको मकान दिया गया? 5 लाख की सहायता लेकर पहुंचे थे, चेक लेकर पहुंचे। क्या उसको मकान बनाया गया? क्या उसको इंदिरा गांधी जो आवास, अब क्या नाम बदल दिया हम लोग, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। मेरे समय जो हम लोग जानते हैं वो इंदिरा आवास है। क्या इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास उसको दिया गया? क्या उसके घर में टॉयलेट बनाया गया? क्या उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी गई? क्या उस बच्चियों के भविष्य को जो पढ़ाई है सिक्योर करने के लिए कुछ व्यवस्था की गई? क्या सड़क बनाई गई? क्या उस गांव का नाम अनुराग के नाम से रखा गया? क्या उस गांव, उसमें कुछ ऐसा, ये खेल मंत्री है ना, क्या उन्होंने अनुराग के नाम से कोई ऐसा बनाया
कि जो है लोगों को उत्साहवर्धन और अनुराग के नाम से कि एक अच्छा ताइक्वांडो खिलाड़ी था। मुख्यमंत्री आते हैं चले जाते हैं, मंत्री आते हैं, कोई गया उसके घर पे? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जाति जाति का मामला था, जाति इसलिए तो का नहीं था। मामला यादव वर्सेस यादव था इसलिए। नहीं, ये जाति का मामला नहीं था। हाँ। ये था आम बनाम खास। आम था अनुराग, खास था लालता। तो अखिलेश यादव भी तो इसीलिए नहीं आए कि यादव वर्सेस यादव था, पीडीए ने पीडीए को मारा। अखिलेश, मैं देखिए, मैं तो अपने दल की बात करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं, अब अगर राजनीति की थोड़ी बात करें तो ये बात तो बनती है ना कि अखिलेश यादव को भी आना चाहिए था, अनुराग यादव के घर जाना चाहिए बिल्कुल था। जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था। मैं अपने दल की बात मंगेश के लिए तो कैंपेन चलाया गया समाजवादी पार्टी के लिए। मंगेश को मैं आपको बता दूं कि इसी यहाँ के पूर्व विधायक थे श्री नदीम जावेद जी, मंगेश के परिवार को 3 लाख रुपए दिया ले जाके, नदीम जावेद जी ने। और नदीम जावेद जी ने यहाँ भी कहा था कि तुम अनुराग के परिवार के लिए तुम पूरी ताकत से लड़ो, जो मैं उसमें करूंगा। तो यहाँ क्यों नहीं आए वो? क्यों यहाँ 3 लाख क्यों नहीं दिया? कहाँ पे? अनुराग के यहाँ। मैं हूं ना, मैं कौन हूं? अब आप पॉलिटिकल आ रहे हो। पॉलिटिकल मैं नदीम जावेद जी का प्रतिनिधि हूं। अच्छा। पॉलिटिकली मैंने आपसे कहा, मैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और मैं एक अधिवक्ता के तौर पे तीनों रूप को मैंने अपने अंदर समाहित किया और इस परिवार के साथ मैं खड़ा हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं ये हाई कोर्ट जाएंगे, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यहाँ तो मैं लड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे अधिवक्ता हूँ, मैं हाई कोर्ट में भी अधिवक्ता रहूंगा, लेकिन मैं वहां पे जो भी खर्चा आएगा वो मैं देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो खर्चा आएगा नहीं, इस मुद्दे को क्या राजनीतिक, तो कि आपने वकील की तो भूमिका निभाई, एक अच्छे अधिवक्ता की भूमिका निभाई आपने, क्या राजनीतिक भूमिका निभाते हुए इस मामले को फिर से हाईलाइट करेंगे? क्या कोई प्रदेश अध्यक्ष आपके आएंगे? बिल्कुल नहीं, आए थे, बात हो गई, सब लोग गए थे वहां पे, फोन पे प्रियंका गांधी से बात करा दी, सबसे बात कराई है। सबका पूरा संरक्षण इस परिवार को है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस परिवार के लिए सत्यवीर सिंह नहीं, मैं ये अधिवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं कि पूरे कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ एक अम्ब्रेला की तरह खड़ा है। उसके वर्चस्व को, उसको पूरा संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उसके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कोई दुख दर्द में हम हमेशा वहां पे खड़े हुए हैं। बुलडोजर कब तक चल जाएगा आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूं कि मैंने अपना काम यहाँ करा दिया है। मैं आपसे कहता हूं कि ये माइक लेके आप जिलाधिकारी के पास चले जाइए और कहिए कि साहब ये आदेश हो गया है और आप लेके बुलडोजर चलिए। और हम चाहते हैं कि दर्शक देखें, पूरा हिंदुस्तान देखे कि अनुराग का मकान गिर रहा है। आप लालता का मकान, सॉरी, लालता का मकान गिर रहा है। आपको ये माइक लेके तत्काल प्रभाव से सबको, और मैं भी चलूंगा आपके साथ में, और ये जिलाधिकारी के सामने लगा दीजिए कि ये मकान अब बुलडोजर आप कब गिराएंगे। आप तो एक भी छोटा सा मामला दरखास्त पड़ती है, आप मकान गिरा देते हो। अभी किराकत में गिरा दिया, सराय खाजा में गिरा दिया, सागंज में गिरा दिया, पुलिस चौकी गिर गई। तो इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, इतना बड़ा इस पे आप आदेश भी आ गया है, तो ये मकान तो आज जमींदोज हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, आपको जिलाधिकारी से सवाल पूछना चाहिए। मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैं सत्यवीर सिंह राजनीति से प्रेरित होकर ये बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप माइक लीजिए और गिरीश चंद्र यादव के यहाँ चले जाइए और गिरीश यादव से सवाल कर दीजिए कि भैया अब तो आदेश हो गया, मकान गिरवा दो, देखिए आपको क्या फल मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है, राजनीति लोग कर रहे हैं। वो परिवार दर की ठोकरें खा रहा है। बाप रोते रोते आंख की रोशनी चली गई, माँ का शुगर हाई है, बीपी हाई है, बात नहीं कर पा रही है, बेटियां डर की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही हैं, घर में खाने को लाले पड़े हैं, अस्पताल में उसकी दवा नहीं हो पा रही थी, किसी तरह से हम लोगों ने मैनेज करके उसकी दवा इलाज कराया है। लेकिन एक कुछ परमानेंट इलाज होना चाहिए। एक परिवार को एक ऐसी नौकरी मिलनी चाहिए कि जिससे वो अपने घर का भरण पोषण कर सके, परिवार चल सके, 3 बेटियां हैं, उनका शादी विवाह हो सके, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सके। इस तरह सा कुछ एक व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए और वो सिर्फ ये है कि उस परिवार को एक नौकरी मिल जाए, तो परिवार पूरी तरीके से मतलब मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वकील साहब थे, इन्होंने पूरे केस को देखा और पिछले 5 महीनों से लगातार ये मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का नतीजा ये निकला कि अनुराग के हत्यारों के घरों पर अब बुलडोजर चलने वाला है। कब चलेगा ये सवाल अभी भी बना हुआ है। अब प्रशासन क्यों इतनी लेट कर रहा है, क्या हो रहा है, ये भी सवाल है। लेकिन आप समझिए कि जो ये मांग उठ रही है ये वाकई में जायज़ है कि आखिरकार उस परिवार का एक ही लड़का था जो शायद आगे चल के कमाता और पूरे परिवार का, अपने माँ बाप का भरण पोषण करता, लेकिन उस बच्चे को ही निगल लिया गया। तो सवाल ये है कि आखिरकार उस परिवार को संभल बनाने के लिए वो परिवार संभल बने, वो आगे बढ़े, क्या उस परिवार को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। अब इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। और गिरीश चंद्र यादव पर जो आरोप लगे हैं, अब गिरीश चंद्र यादव इन आरोपों का जवाब कैसे देते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। नमस्कार।